गाइस वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिंगापुर की खूबसूरत बिल्डिंग मेरीना बे सैंड्स के बारे में। गाइस जब दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग की बात आती है तो सबकी जुबान पर मेरीना बे सैंड्स होटल का नाम आता है। गाइस मेरीना बे सैंड्स देखने में जितनी ही जबरदस्त है, इसे बनाने में वर्कर्स का उतना ही खून पसीना लगा है और न जाने कितने लोगों को जिंदगी और मौत के बीच जाना पड़ा, तब जाकर आपको इतनी शानदार बिल्डिंग देखने को मिल रही है। तो गाइस आज एक नजर इस चीज पर डालनी तो बनती है कि आखिर मेरीना बे सैंड्स को किस तरह तैयार किया गया और इसे बनाने में किन किन प्रोसेस को काम में लिया गया। क्योंकि गाइस जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तब आपके दिल में मेरीना बे सैंड्स के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसे बनाना कोई आसान काम नहीं था इंजीनियर्स के लिए। गाइस सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसमें सिर्फ एक ही शहर है, वो है सिंगापुर। सिंगापुर में मौजूद मेरीना बे सैंड्स दुनिया के कई कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में से एक है। इसी वजह से मेरीना बे सैंड्स को इंजीनियरिंग का मास्टरपीस भी कहा जाता है। इंजीनियर्स को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरी 3 बिल्डिंग से खड़ी करनी थी। ऐसी बिल्डिंग से जिसका एक हिस्सा झुका हुआ होगा और वो भी दूसरे हिस्से की सपोर्ट में। गाइस $8 बिलियन या फिर 60,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस प्रोजेक्ट में 680 फीट ऊंची 3 बिल्डिंग्स के साथ साथ स्काई पार्क, 200 फीट ऊंचा आर्ट्स म्यूजियम और एक फ्लोटिंग एंटरटेनमेंट पवेलियन भी बनाना था, और वो भी पानी के ऊपर। गाइस मेरीना बे सैंड्स को बनाने में 16,500 वर्कर्स की कड़ी मेहनत लगी है। मेरीना बे सैंड्स को बनाने के पीछे अमेरिकन बिजनेस और लेस वेगास सैंड्स कॉर्पोरेशन के मालिक शेल्डन एडेल्सन थे। एडेल्सन यहाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे जो सिंगापुर की पहचान बन जाए। अब जाहिर है इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका डिजाइन भी काफी अच्छा होना चाहिए था। इस काम के लिए मोशी सेफ्टी जैसे आर्किटेक्ट से बेहतर कोई और ऑप्शन ही नहीं था, जिनके डिजाइन होते तो कमाल के हैं पर साथ साथ मुश्किल भी बहुत होते हैं। कई मेहनत के बाद सेफ्टी ने अपना डिजाइन पेश कर दिया। इस डिजाइन ने कंस्ट्रक्शन टीम के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। कंस्ट्रक्शन टीम के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को बनाने में कम से कम 7 साल लगेंगे, लेकिन शेल्डन एडेल्सन इस प्रोजेक्ट को 3 साल के अंदर बनाना चाहते थे। इन्हीं 3 सालों के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट, इसके तीनों टावर्स, इंटीरियर, म्यूजियम, फ्लोटिंग पवेलियन और सबसे मुश्किल स्काई पार्क भी बनाना था। ये चैलेंज स्वीकार करना कंस्ट्रक्शन टीम के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। कंस्ट्रक्शन जिस जगह पर की जानी थी वहाँ की जमीन समुद्र की वजह से सॉफ्ट मिट्टी से भरी पड़ी थी, जिसको इंजीनियर्स मैरीन क्ले कहते हैं। ये मैरीन क्ले बहुत मुलायम होती है और यहाँ कंस्ट्रक्शन करना तो दूर की बात, इस पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर मैरीन किले से सही तरह से नहीं निपटा गया तो ये पलट कर वार भी कर सकती है। गाइस मैरीन किले की सबसे खास बात यह है कि इसको एक्सकेवेटर की मदद से खोदकर निकाला जाता है, तो आसपास की मिट्टी उस गड्ढे को भर लेती है। 200 मीटर ऊंचे 3 स्ट्रक्चर की फाउंडेशन बनाने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा ठोस सॉल्यूशन निकाला जाए कि जब नींव के लिए खुदाई की जाएगी तो पास की किले एग्जीबिशन साइट पर ना गिरे। इसके लिए इंजीनियर्स ने 1.5 मीटर मोटी कंक्रीट बॉल बनाने का फैसला किया, जिसे डायफ्राम बॉल भी कहा जाता है। 4000 मीटर की डायफ्राम बॉल को जमीन के अंदर 50 मीटर की गहराई तक बनाया गया और फिर एक्सीवेटर की मदद से इसके अंदर मुलायम मिट्टी को निकाल लिया गया। मुलायम मिट्टी को रास्ते से हटाने में ही इंजीनियर्स को पूरा 1 साल लग गया। यानी अब इनके पास प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में सिर्फ 2 साल का वक्त बचा था। मुलायम मिट्टी से छुटकारा पाने के बाद इंजीनियर्स के पास पूरे मेरीना बे सैंड्स को पूरा करने में सिर्फ 2 साल का वक्त बचा था, और ये वाकई बहुत मुश्किल का टास्क था। इंजीनियर्स टीम ने हार नहीं मारी और फैसला किया कि इस प्रोजेक्ट के हर एक हिस्से की कंस्ट्रक्शन एक साथ ही की जाएगी, लेकिन इसके लिए वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद रिक्वायर्ड थी। 16,500 वर्कर्स को दिन रात शिफ्टों में काम करने के लिए हायर किया गया। तीनों टावर्स को बनाने में कॉम्प्लिकेशन ये थी कि इनका एक हिस्सा बिल्कुल सीधा जबकि दूसरा हिस्सा एक खास एंगल में होगा और दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होंगे। ये टावर से डिजाइन की हद तक तो काफी आसान था, लेकिन इसको प्रैक्टिकली बनाना एक ऐसा चैलेंज था जो आज से पहले किसी ने भी नहीं किया था। अगर इसको प्रॉपर प्लानिंग और कैलकुलेशन के साथ कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया तो सीधा वाला हिस्सा टूट भी सकता है, जैसा कि डोमिनो इफेक्ट में आप देख भी सकते हैं। इसी डिजाइन को प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए इंजीनियर्स ने बहुत जबरदस्त तरीका ढूंढ लिया। कंक्रीट ब्लॉक की मदद से हर 4 दिनों में एक फ्लोर खड़ा होता गया। कर्व्ड हिस्से के अंदर सपोर्ट के लिए स्टील वायर्स डाली गई और जैसे जैसे बिल्डिंग्स की हाइट बढ़ती गई इन दोनों हिस्सों को स्टील फ्रेम की टेम्परेरी सपोर्ट भी दी गई। 23 मंजिला जहां कर्ड हिस्सा दूसरे हिस्से से आकर मिला, वहां भारी भरकम स्टील ट्रस की मदद से दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया गया और फिर सपोर्ट के लिए लगाए गए ये स्टील फ्रेम हटा दिए गए। पूरे 1.5 साल गुजर चुके थे। मेरीना बे सैंड्स की तीनों बिल्डिंग्स, आर्ट्स म्यूजियम और फ्लोटिंग पवेलियन की कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी थी और उनकी फिनिशिंग का काम चल रहा था।
लेकिन एक हिस्सा अभी भी बनना बाकी था और वो था 1115 फीट लंबा स्काई पार्क, जिसको 200 मीटर ऊपर तीनों टावर्स के टॉप पर बनाना था। और इस काम के लिए इंजीनियरिंग टीम के पास 6 महीने बचे थे। दुनिया भर में लग्जरी होटल और रिसोर्ट में बाकी सारी फैसिलिटीज होने के साथ साथ काफी ओपन स्पेस भी होती है, जिसमें गार्डन्स और पूल्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन मरीना बे सैंड्स एक तंग जगह पर बनाया जा रहा था, इसी वजह से यहाँ पर कोई ओपन स्पेस नहीं थी। यही वजह थी डिजाइन बनाते वक्त ये फैसला किया गया था कि इन तीनों टावर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा स्काई पार्क भी बनाया जाएगा, जिसमें 150 मीटर लंबा इन्फिनिटी पूल, रेस्टोरेंट, योगा सेंटर, गार्डन भी बनाया जाएगा। लेकिन जब स्काई पार्क बनाने का वक्त आया तो इंजीनियर्स ने एक मेजर फॉल्ट पकड़ लिया, जिसकी वजह से स्काई पार्क की कंस्ट्रक्शन डिले हो गई। क्योंकि तीनों टावर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बनाए गए थे, यानी इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। इसी वजह से इंजीनियर्स का ख्याल था कि तेज हवाओं के दौरान ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में स्विंग कर सकते हैं, और अगर इस कंडीशन में इनके ऊपर स्काई पार्क बनाया गया तो ये बहुत बड़ी तबाही को दावत देने जैसा होगा। इंजीनियर्स का ये जो ख्याल था, इसको प्रूफ करने के लिए प्रोजेक्ट के मॉडल को विंड टनल टेस्ट से गुजारना बहुत जरूरी था। सीपीपी विंड इंजीनियरिंग कंपनी की मदद से मॉडल के अंदर कमजोर पॉइंट प्रेशर सेंसर लगाए गए और इसको आर्टिफिशियल टाइफोन से गुजारा गया। अफसोस के साथ रिजल्ट पॉजिटिव आया। विंड इंजीनियरिंग ने बिल्कुल बताया कि तूफान की सूरत में तीनों टावर्स के टॉप 200 mm तक झूल सकते हैं। गाइस, कहने में तो ये इतना बड़ा स्विंग नहीं है, लेकिन कंक्रीट की नेचर ही ऐसी होती है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। थोड़ा सा भी प्रेशर कंक्रीट क्रैक कर सकता है। अगर इस कंडीशन में स्काई पार्क बनाया गया तो तूफान के दौरान इसमें बने 150 मीटर लंबे इन्फिनिटी पूल में क्रैक भी पड़ सकते हैं और स्काई पार्क का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर भी सकता है। ये खबर मिलते ही पूरी कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर टीम को गहरा सदमा लग गया। एक तरफ 16,500 वर्कर्स की 1.5 साल की मेहनत लग चुकी थी, तो दूसरी तरफ करोड़ों डॉलर बहाए जा चुके थे। पिछले 1.5 सालों से वर्कर्स, स्टाफ और इंजीनियर्स की तीनों टावर्स के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी थी, इसलिए बिल्डिंग को तोड़कर दोबारा बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इंजीनियर्स को हर हालत में कोई ऐसा सॉल्यूशन तैयार करना था जिससे टावर्स अगर स्विंग भी हो तो स्काई पार्क को कोई खतरा ना हो। और कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक सॉल्यूशन प्लान किया गया। ब्रिज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मूवमेंट से ज्वाइंट से इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया गया, जिसमें पूरा स्काई पार्क तीनों टावर्स के ऊपर एक स्टील ब्रिज के ऊपर बनाया जाएगा। इस स्टील ब्रिज में खास किस्म के मूवमेंट ज्वाइंट्स रखे जाएंगे जो 250 mm की मूवमेंट बर्दाश्त करने की खूबी रखेंगे। ये सॉल्यूशन सबको समझ आ रहा था, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि स्काई पार्क को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया जाए, यानी 150 मीटर लंबा इन्फिनिटी पूल बनाना अब पॉसिबल नहीं था। इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इन्फिनिटी पूल को 50-50 मीटर के 3 पूल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और इनके बीच में मूवमेंट के लिए कुछ स्पेस रख दी जाएगी। स्काई पार्क के स्टील ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में टोटल 1400 टन वजनी स्टील इस्तेमाल होना था। गाइस, अब इतना ज्यादा वजन 200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना इम्पॉसिबल था, इसलिए स्काई पार्क के कंस्ट्रक्शन को 14 खंड में अलग करके ऊपर जाकर उनको इकट्ठा करने का फैसला किया गया। 14 स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर को टावर्स के टॉप पर ले जाने के लिए स्विंग फ्रेंच कंपनी BSL की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट लगाई गई, जो 16 घंटों में सिर्फ एक हिस्से को ऊपर तक पहुँचा सकेगी। लिफ्टिंग का प्रोसेस अभी स्टार्ट ही किया था कि समुद्री तूफान का खतरा चक्कर लगाने लगा। तूफान की हालत में लिफ्ट से लटका 100 टन का ये स्टील स्ट्रक्चर स्विंग करके टावर को भी नुकसान पहुंचा सकता है और गिर भी सकता है। सुबह को स्टार्ट होने वाला लिफ्टिंग प्रोसेस पहले कई घंटों तक तूफान की वजह से बीच में सस्पेंड रहा, फिर आखिरकार आधी रात को फ्रेम का पहला हिस्सा टॉप तक पहुंचने में कामयाब हो गया। गाइस, इसी तरीके से एक एक करके पूरे 1400 टन का स्टील स्ट्रक्चर लिफ्ट किया गया और उसको असेंबल करके स्काई पार्क पूरा कर लिया गया। गाइस, जहां मरीना बे सैंड्स की कंस्ट्रक्शन 2009 में पूरी होनी थी, स्काई पार्क की वजह से 1 साल डिले के बाद 2010 में पूरी हुई। गाइस, आज मरीना बे सैंड्स रोजाना लाखों विजिटर्स को होस्ट करता है, लेकिन इतिहास में ये बात हमेशा याद रह जाएगी कि इस इंजीनियरिंग मास्टरपीस की वजह से 16,500 वर्कर्स की खून पसीने की मेहनत शामिल है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।